गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर ज्योति आचार्य और कंपनी लॉ में आज का हमारा अगला टॉपिक है शेयर्स। तो हम तीन चीज़ों पर आज डिस्कस करेंगे। पहला है शेयर्स के बारे में, दूसरा स्टॉक के बारे में और तीसरा काइंड्स ऑफ शेयर्स। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ शेयर हम देखेंगे यहाँ पर। तो शेयर क्या होते हैं इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो कंपनी की अंश पूंजी जो होती है वो विभिन्न अंशों में बटी हुई होती है और उन छोटे छोटे हिस्सों को ही अंशों के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। कंपनी अधिनियम के अनुसार अंश से तात्पर्य कंपनी की अंश पूंजी के एक भाग से है जो उसमें स्टॉक या स्कंध भी सम्मिलित किया जाता है। A share means a share in the share capital of a company and includes stock. यह परिभाषा अंशों की प्रकृति की ओर कोई संकेत नहीं देती है। अंशों की प्रकृति को ठीक से समझने हेतु कुछ परिभाषाओं का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें से हम एक परिभाषा लेते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय की दृष्टि में अंश कोई धनराशि नहीं है, बल्कि धनराशि में मापा गया हित है तथा जो विभिन्न अधिकारों एवं दायित्वों से बनाया गया है। अंश विद्यमान अधिकारों की एक गठरी है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अंश कंपनी की अंश पूंजी का एक भाग है। यह किसी अंशधारी के कंपनी में हितों तथा दायित्वों का मौद्रिक माप है। यह वह आधार है जिसके द्वारा इसके धारकों को कंपनी अधिनियम तथा अंतर नियमों के अधीन अनेक अधिकार प्राप्त होते हैं। अब हम स्टॉक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। स्टॉक किसे कहते हैं? तो स्टॉक जो होता है या स्कंध या स्टॉक अनेक पूर्ण प्रदत्त अंशों का समेकित रूप है। कंसोलिडेटेड फॉर्म में ये होता है। यह अनेक अंशों को मिलाकर बनाया जाता है। अतः स्कंध पूंजी का वह भाग है जो अनेक पूर्ण प्रदत्त अंशों को मिलाकर बनाया जाता है। अंशों की भांति स्टॉक का कोई अंकित मूल्य नहीं होता है। अतः एक कंपनी पूंजी में कितने ही स्टॉक हो सकते हैं तथा प्रत्येक का मूल्य भिन्न भिन्न हो सकता है। यह उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार अंशों को स्टॉक में परिवर्तित किया जाता है, उसी प्रकार स्टॉक को पुनः अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है। इतना ही नहीं, स्टॉक को भी अनेक छोटे छोटे विभिन्न मूल्यों के टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है तथा प्रत्येक टुकड़े को स्वतंत्रता पूर्वक अंतरित या ट्रांसफर भी किया जा सकता है। कोई भी कंपनी प्रारंभ से ही स्टॉक जारी नहीं कर सकती है। अंश पूंजी वाली कंपनी को सर्वप्रथम अंश जारी करने ही पड़ते हैं। तत्पश्चात कंपनी उन अंशों को स्कंध में परिवर्तित कर सकती है यदि इस कंपनी के अंतर नियम उसे ऐसा करने का अधिकार प्रदान करते हों। स्टॉक के संबंध में कुछ कानूनी प्रावधान हैं। जैसे यदि कंपनी के अंतर नियमों में व्यवस्था हो तो कोई भी कंपनी अपने पूर्णदत्त अंशों यानी फुली पेड अप शेयर्स को स्टॉक में परिवर्तित कर सकती है। कंपनी स्टॉक को पुनः किसी राशि के भागों में उपविभाजित कर सकती है। अंशों को स्टॉक में परिवर्तित करने के लिए कंपनी के अंतर नियमों में व्यवस्था होना अनिवार्य है। जब कंपनी के अंतर नियम ऐसे परिवर्तन की आज्ञा प्रदान करते हैं तो कंपनी एक साधारण संकल्प पारित करके अंशों को स्कंध में परिवर्तित कर सकती है। अंशों का स्टॉक में परिवर्तन हो जाने पर सदस्यों के रजिस्टर में प्रविष्टि करनी पड़ती है। स्टॉक होल्डर भी कंपनी के सदस्यों की भांति सभी प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार रखता है। पूर्णदत्त अंशों के संबंध में लागू होने वाले सभी नियम स्टॉक पर लागू होते हैं। स्टॉक होल्डर को भी स्कंध के अनुपात में वे सभी अधिकार, विशेषाधिकार तथा लाभ प्राप्त होते हैं जो कि एक अंशधारी को हो सकते हैं। अब हम अंशों के प्रकार के बारे में जानेंगे। अंश कितने प्रकार के होते हैं? तो अंशों को हम दो भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। कितने भागों में?
दो भागों में विभाजित करके अध्ययन करेंगे। उसमें से फर्स्ट कौन सा रहेगा? साधारण अंश या इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर। और सेकंड रहेगा प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर। दो भागों में बांटेंगे। साधारण अंश जो होते हैं उनका तात्पर्य है उन अंशों से है जिन्हें पूर्वाधिकार अंशों की तरह पूर्वाधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरे शब्दों में साधारण अंशों से तात्पर्य उन अंशों से है जिनके धारकों को कुछ अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, जैसे लाभांश के भुगतान में पूर्वाधिकार और कंपनी के समापन के समय पूंजी के पुनर्भुगतान का पूर्वाधिकार। साधारण अंशों के धारकों को लाभांश तभी प्राप्त होता है जबकि पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश चुकाने के बाद लाभ की राशि बच जावे। यदि कंपनी के लाभों की संपूर्ण राशि पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश चुकाने में ही समाप्त हो जाए तो साधारण अंशधारियों को लाभांश देना संभव नहीं होता है। इसी प्रकार यदि कंपनी के समापन के समय कंपनी की सभी संपत्तियां पूर्वाधिकार अंशधारियों की पूंजी के पुनर्भुगतान में ही समाप्त हो जाएं, तो साधारण अंशधारियों को किसी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार नहीं रहता है। अब हम लेते हैं सेकंड पॉइंट, पूर्वाधिकार या अधिमान अंश। प्रेफरेंस शेयर किसे कहते हैं? पूर्वाधिकार अंशों से तात्पर्य ऐसे अंशों से है जिनके धारकों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कंपनी के जीवन काल में लाभांश प्राप्ति का अधिकार, कंपनी के समापन की दशा में पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार। इसके अतिरिक्त कोई भी अंश पूर्वाधिकार अंश तब भी माने जाएंगे जबकि इसके धारकों को कुछ लाभ कुछ एक या दोनों अधिकार प्राप्त होते हैं। वो कौन से अधिकार है दोनों? पहला है लाभों की प्राप्ति के पूर्वाधिकार के अतिरिक्त इसके धारकों को इन अंशधारियों के साथ सहभागिता करने का अधिकार होता है जिन्हें जो पहले बताया उनमें पूर्वाधिकार नहीं होता है। और दूसरा, समापन के समय पूंजी की वापसी में पूर्वाधिकार के अतिरिक्त इन्हें समापन के दौरान सरप्लस में भी सहभागिता करने या हिस्सा पाने का अधिकार होता है। अब हम पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्वाधिकार अंश भी कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है संचयी पूर्वाधिकार अंश या क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। जिन अंशों का लाभांश संचित होता रहता है उन्हें संचयी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं, किंतु कंपनी में लाभ नहीं होने के कारण यदि लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है तो वह लाभांश प्रति वर्ष संचय या इकट्ठा होता रहता है। असंचयी पूर्वाधिकार अंश, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। जिन अंशों पर लाभांश का संचय नहीं होता है उन्हें असंचयी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। ऐसे अंशों पर लाभांश उसी वर्ष में देय होता है जबकि कंपनी में लाभ हो। नेक्स्ट है भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। इस प्रकार के अंशधारियों को एक निश्चित लाभांश प्राप्त करने का अधिकार तो होता ही है, किंतु साथ ही समता अंशधारियों को लाभांश चुकाने के बाद शेष बचे हुए लाभों में से भी कुछ लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है। अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। जब किन्हीं अंशों पर केवल एक निश्चित दर से निश्चित राशि ही लाभांश के रूप में प्राप्त करने का अधिकार होता है तथा अतिरिक्त लाभ पर जिन अंशों के धारकों को कोई अधिकार नहीं होता है, तो ऐसे अंशों का अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इस प्रकार के अंशों के धारक को यह अधिकार होता है कि वे एक निश्चित अवधि के बाद अपने पूर्वाधिकार अंशों के बदले कंपनी से साधारण अंश प्राप्त कर सकते हैं। अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश,
नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जिन पूर्वाधिकार अंशों को साधारण अंशों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता हो, उन्हें अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। अशोध्य पूर्वाधिकार अंश, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जिन पूर्वाधिकार अंशों का शोधन या विमोचन किसी भी निश्चित समयावधि में नहीं किया जाना हो, वे अशोध्य पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। शोध्य पूर्वाधिकार अंश, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जिन पूर्वाधिकार अंशों का कंपनी के जीवन काल में पुनर्भुगतान किया जा सकता हो, उन्हें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। कंपनी अपने अंतर नियमों में व्यवस्था होने पर पूर्वाधिकार अंशों का विमोचन कर सकती है, किंतु यह तभी किया जा सकता है जबकि अंश पूर्णदत्त हों। कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई है कि कोई भी कंपनी 20 वर्षों से अधिक अवधि के बाद शोध्य पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन नहीं कर सकती है। तो ये तो हमारे थे पूर्वाधिकार अंशों के भी प्रकार। आज हमने अध्ययन किया अंश के मीनिंग के बारे में, अर्थ और परिभाषा के बारे में, दूसरा स्टॉक क्या होता है उसके बारे में, और तीसरा अंशों के प्रकार जिसे 2 भागों में विभाजित किया था। पहला साधारण अंश और दूसरा पूर्वाधिकार अंश। साधारण अंश और पूर्वाधिकार अंशों के बारे में हमने आज अध्ययन किया। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।